Hello everyone, I hope you all are doing good during your preparation of CHIR NET 2024। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रिलेटेड है CSIR NET 2024 दिसंबर से। मैं अपने बारे में यदि बताऊं तो जो भी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा, मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का रहा है और जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर डिस्कस करूंगा, जो कि मैंने CSIR नेट गेट और जेस्ट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिल किया है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 3 इम्पोर्टेंट्स पेपर्स हैं जो कि पार्ट सी के लिए इम्पोर्टेंट है, और 3 इम्पोर्टेंट्स पेपर कौन कौन से हैं जो कि पार्ट सी और पार्ट बी में आपको हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। यदि बात करें गाइडेंस की, तो स्पेशली इस एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम करीब आता है तो बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो गाइडेंस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि उनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है तो अच्छी प्रिपरेशन के बावजूद भी वो अच्छा स्कोर करने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। बट ऐसा बात नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, उन्होंने अच्छा प्रिपरेशन किया होता है, उन्होंने अच्छे पेपर्स कवर किए होते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियोस हैं जिनको अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, ताकि वो जो प्रिपरेशन कंटिन्यू किए हैं बहुत महीनों से, वो इस एग्ज़ाम में एक हमारी एक्सपीरियंस से जितना भी हेल्प हो पाए वो चीज़ ले पाएँ, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट्स पेपर्स हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है, साथ ही साथ पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, स्पेशली जो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले का समय होता है उसमें। So let's start with first point, that is prepare yourself according to official syllabus of CSIR NET। क्या होता है कि जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमने हर एक चीज़ें पढ़ी होती हैं, लाइक हमें यदि 3 से 4 पेपर, यदि हम नए स्टूडेंट हैं तो 5 पेपर हमने कंप्लीट किया है, बट सिलेबस देखना हम भूल जाते हैं। तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप अपने ऑफिशियल सिलेबस को एक बार मैच कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें आपने कंप्लीट की हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, कौन-कौन सा पेपर कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है, कौन-कौन सा पेपर का अभी कोई टॉपिक अभी बचा हुआ है, ठीक? साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि डू नॉट रश टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पेपर। हमें कोशिश ये करना है कि हम बहुत सारे पेपर्स को एक साथ स्टार्ट ना करें, ठीक है? एटलीस्ट 2 पेपर तो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट यदि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ईएमटी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इन सब सिचुएशन में आप केवल एक पेपर ही पढ़ सकते हैं एट अ टाइम, बिकॉज़ ये सभी पेपर्स जो होते हैं वो, इनके सभी चैप्टर्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? तो इस पर यदि आप अच्छे से फोकस नहीं करते हैं, देन स्पेशली ईएमटी की बात करें तो इसमें हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? तो यदि आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप इन पर कंप्लीट फोकस करके ही सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि कोई भी पेपर यदि आप कंप्लीट कर रहे हो तो उसके चैप्टर्स वाइज जो भी पीवाईक्यूज आए हैं वो आप सॉल्व करते हुए यदि चलेंगे, तो जब भी एग्जाम होगा उससे 1 मंथ पहले जब यदि आप रिवीजन करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो वो जो एग्जामिनेशन प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आप पर हावी नहीं होगा, ठीक? एंड देन उसके बाद आपको अगले पेपर की तरफ मूव करना है, ठीक है? ये काम आप रिवीजन के टाइम इजीली कर सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट ये है कि देयर शुड बी टू लॉजिक टू चूज द पेपर्स फॉर स्टडी। ये बेसिकली नए स्टूडेंट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हमें पेपर्स को चूज करना है, क्योंकि अभी CSIR नेट एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है जून का। उसमें उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है नए तरीके से स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, जो कि अभी MSc 4th सेमेस्टर में होंगे, एंड देन उसके बाद उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो आप कोशिश करिए कि पीवाईक्यू के बेसिस पर अपने जो भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं उनको जज करिए, ठीक है? पीवाईक्यूज में कौन कौन से पेपर फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, एंड देन उन पेपर्स में फिर आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, एंड देन उसके बाद उस पेपर को आप स्टार्ट करिए पढ़ना, ठीक? फिलहाल यदि बात करें जो अपकमिंग CSIR नेट है दिसंबर 2024, उसमें आप जब रिवीजन स्टार्ट करिए तो अभी ये एक बेटर टाइम है कि अपने ऑफिशियल सिलेबस को आप एक बार मैच कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो चीज़ें आपकी कंप्लीट रहें, लास्ट टाइम पर आपको किसी तरीके का कोई प्रेशर परेशान ना करे। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है रिवीजन, ठीक है?
तो हमें अब रिवीजन कैसे करना है? तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। पहला, यदि आप नए स्टूडेंट हैं या यदि आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आप नए स्टूडेंट हैं। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं, देन मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 10 से 15 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर यानी कि दिसंबर में जो आपका एग्जाम होना है, उससे एक मंथ पहले तक यदि आप कोशिश करेंगे, देन आपने जो भी सिलेबस डिसाइड किया है, जो भी पेपर्स डिसाइड किया हुआ है, उसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है? एंड देन उसके बाद यदि आपके पास एक मंथ का समय, वो तो बचेगा ही। यदि 10 से 15 नवंबर आप टारगेट करते हैं, देन उसके बाद दिसंबर में 15 दिसंबर के पास ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बट आप प्रीवियस ट्रेंड्स को देख करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि 15 दिसंबर तक एटलीस्ट आपके पास समय है रिवीजन करने का, सिलेबस कवर करने का। सिलेबस कवर करने का आपके पास 15 नवंबर तक है एंड रिवीजन करने का आपके पास 15 दिसंबर तक का समय है, ठीक? देन आपने जो भी सिलेबस, जो भी पेपर डिसाइड किया है, तो आप उसको 15 नवंबर तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक? उसके बाद आपके पास एक महीने का पूरा समय बचता है, ठीक? उसमें क्या करिए, जो भी आपने सिलेबस कवर किया है, जो भी आपने सिलेबस कवर किया है, जो भी आपने पेपर्स कवर किए हैं, उसको पूरा फोकस के साथ रिवीजन करिए। कोशिश करिए कि कम से कम 3 बार कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाए। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। उसके लिए मैंने बता दिया कि आप सबसे पहले अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा, ऑफिशियल सिलेबस, अपने प्रिपरेशन जो भी आपने किया हुआ है, उसके साथ जो भी पेपर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप अपना जो भी नोट्स है, उससे आप ऑफिशियल सिलेबस से मैच करा लीजिएगा। देन उसके बाद आप, जब एक महीने का समय बचता है, देन उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करिए। कोशिश करिए कि 3 बार आप रिवाइज कर लीजिए और प्रिपरेशन करते हुए जो आपने पीवाईक्यूज लगाए हैं, उसको कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है? पूरा कंप्लीट पीवाईक्यूज यदि बात करें तो कम से कम आपको 10 ईयर्स का पीवाईक्यू जो है, वो कोशिश करना चाहिए कि आप उस 1 मंथ में कम से कम 4 से 5 बार लगाएं, ठीक है? 4 से 5 बार आप उस 1 मंथ में लगाते हैं, देन उसके बाद जो आपने प्रिपरेशन की हुई होती है, एक बार आपका पीवाईक्यू उस समय भी कंप्लीट हुआ रहेगा, ठीक? तो यदि इस वे में आप आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजें सीखेंगे और एटलीस्ट आप नेट तक जा सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर है, तो आप जीआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक? बट यदि आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यदि मिनिमम कोई चीज़ मिलती है इस वे में, यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो एटलीस्ट नेट आपको मिल जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ आगे जो है गेट का एग्जाम है, जेस्ट का एग्जाम है, दिसंबर में टाइफर का भी एग्जाम है, तो उसमें भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट स्टेप पर यदि हम बढ़ते हैं, देन यदि हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट दिए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है एग्जाम का, एग्जामिनेशन प्रेशर का, ठीक है? जिन्होंने अपने मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बट इस एग्जाम की क्वालिटी यही है कि अगले एग्जाम में वो आपका एक अलग तरीके से टेस्ट लेता है, ठीक? तो आपका एक्सपीरियंस है, उसको पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व करिए अपनी प्रिपरेशन में। साथ ही साथ जो भी चीज़ें यदि बची हुई हैं, उसको समय रहते कंप्लीट कर लीजिए, ठीक? अब आपको कब से जो है कंप्लीट रिवीजन स्टार्ट करना है, कब से आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये चीज यदि आप देखें, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है एनटीए द्वारा, जब भी नोटिफिकेशन आता है, उसमें लगभग एग्जामिनेशन में 40 टू 45 डेज बचे रहते हैं, ठीक? तो जब भी नोटिफिकेशन आता है, उसको आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी पेपर्स ऐड नहीं करने हैं। यदि आपके 8 पेपर कंप्लीट हो गए हैं, देन वहीं पर आप रुक जाइए। उसके बाद आप उन्हीं सभी 8 पेपर को, 7 पेपर यदि कंप्लीट हुए हैं, देन उसी 7 पेपर्स को आप रिवाइज करिए, उनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ आपको, यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, देन आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक? यदि आपने पिछले अटेम्प्ट दिए हैं और उसमें टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई थी या नहीं की हुई है, तो उसको एक अलग तरीके से और फोकस हो करके आप टेस्ट सीरीज दीजिए। उसको इवेल्युएट करिए, कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, कहाँ जो है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकते हैं, ठीक? तो उन उन चीज़ों पर आपको फोकस करना है एंड देन उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 6 इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, ठीक है? जिन्होंने, जो नए स्टूडेंट्स हैं,
और जिन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स दे लिए हैं उनको तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई होंगी, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पार्ट सी में ये ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है। इनका पार्ट बी में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तीनों पेपर जो होते हैं वो पार्ट सी में पूछे जाते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूक्लियर फिजिक्स से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों पेपर्स को कंप्लीट करने में आपको और सभी पेपर्स के कंपैरिजन में कम समय भी लगता है, रिवीजन करने में भी कम समय लगता है और यहाँ से आप पार्ट सी में 45 मार्क्स गेन कर सकते हैं। गेन करना उतना ईजी है नहीं, बट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमने इन तीनों पेपर को पढ़े हैं, ठीक है। यदि 45 में आप 25 या 30 मार्क्स भी यहाँ से गेन करते हैं तो मुझे लगता है कि एक पर्याप्त स्कोर होगा, ठीक है, क्योंकि और सभी पेपर्स भी आपके साथ रहेंगे पार्ट सी में कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज़ों को बहुत नोट करना है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ऑफिशियल सिलेबस से अपनी प्रिपरेशन को जरूर मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग यदि देखें तो पार्ट सी में इन तीनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज पार्ट सी का मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पार्ट सी में ये तीनों पेपर पूछे जाते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। इसमें पार्टिकल फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक। तो ये तीनों का जो वेटेज होता है वो 45 मार्क्स का होता है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यदि ये तीनों पेपर्स आपके कंप्लीट हैं तो इसको रिवाइज करिए और साथ ही साथ इसको कोशिश करिए कि कम समय में रिवाइज हो जाए, ठीक है, बिकॉज बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस इसका नहीं होता है और ये तीनों पेपर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक। साथ ही साथ इन तीनों पेपर के कंप्लीट करने के जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि यदि आप कंडेंस मैटर फिजिक्स पढ़ते हैं जिसमें आप सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक्स के भी समझ में आने लगते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ये सब चीज़ें यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कंडेंस मैटर फिजिक्स में आप बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी थर्मल और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो हो जाता है, ठीक। तो ये तीनों पेपर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं पार्ट सी के लिए, साथ ही साथ और भी कॉन्सेप्ट्स को बेटर करने के लिए। नेक्स्ट यदि बात करें तो अगला पेपर आपको कौन सा कंप्लीट करना चाहिए, तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। पार्ट बी में भी इसके काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं, पार्ट सी में भी तो आते ही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ यदि नेक्स्ट आपको पेपर कंप्लीट करना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक। इसके भी पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में ही ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो वो है आपका ईएमटी या क्लासिकल, इन दोनों में से कोई एक पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। क्लासिकल मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि आप क्लासिकल मैकेनिक्स को कंप्लीट करते हैं देन ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। बिकॉज ईएमटी के चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर को बहुत डीप में और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें नीड है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बात करें तो लैग्रैंजियन हो गया, हैमिल्टोनियन हो गया, सेंट्रल फोर्स हो गया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई, ये सभी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस एग्जाम्स में लाइक जैम हो गया या फिर गेट का एग्जाम यदि आपने पहले दिया है तो उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से जो है पढ़ा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप पार्ट बी और पार्ट सी के लिए ये 3 पेपर जाएँ। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं यही सलाह दूँगा कि ये 6 पेपर तो एटलीस्ट करके जाएँ ही जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उन पर क्या किस तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ देन इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि तो वो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग के बराबर ही होगा, ठीक है। यदि आप पढ़ते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे यदि पकड़ है देन आप पढ़िए, ठीक है। बिकॉज इसमें इन्वॉल्व होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, एक क्वेश्चन यदि आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से तो आप लगभग हर एक स्टूडेंट वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कर लेता है, ठीक है। और यदि बात करें एनालॉग से या फिर और किसी पोर्शन से आता है लाइक सेमीकंडक्टर से भी आ गया तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है यदि कंडेंस मैटर फिजिक्स पर आपका इन्वॉल्व पकड़ ज़्यादा है देन आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स से जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में और एनालॉग पार्ट में यदि जाते हैं देन वो सर्किट्स वगैरह यदि बना करके आ गया तो हो सकता है वो आपके लिए डिफिकल्ट हो, टाइम कंज्यूमिंग हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब कर लेंगे जो कि आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या कोई और बेसिक चीज़, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसमें यदि मैं बात करूं तो थर्मल और स्टैटिस्टिकल ये ड्यूरिंग पीजी सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल में लाइक पार्टीशन फंक्शन हो गया, पार्टीशन फंक्शन के हेल्प से हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो गई, या यदि बात करें हम
कैनोनिकल या ग्रैंड कैनोनिकल या माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो सब चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उतना लगभग इनफ है। तो इन तीनों पेपर पर, तीनों पेपर का मतलब ये हो गया कि यदि यहाँ पर ये कोई एक पेपर छोड़ते हैं, लाइक ईएमटी हो गया या क्लासिकल, देन यहाँ पर इन तीनों पेपर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 6 पेपर यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो कंप्लीट कर सकते हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, उसके साथ आप जा सकते हैं, ये यदि 6 पेपर आपके अच्छे से कंप्लीट हैं तो। ठीक है, अब नहीं भी कंप्लीट है तो बचे हुए जो समय है, अक्टूबर का अभी स्टार्टिंग है, नवंबर है, आप आराम से जो है कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज यदि आप बहुत महीनों से प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं तो बचे हुए दिनों में जो भी ऑफिशियल सिलेबस से मैच करने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो आपके पास मोर देन एनफ टाइम है कि उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यदि एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि इन सभी पेपर्स को भी आप अच्छे से जो है कंप्लीट कर लें। अच्छे से नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पार्टीशन फंक्शन या और कोई टॉपिक से, ईएमटी या क्लासिकल में कोई आप एक कोई कुछ टॉपिक कंप्लीट करना चाहें तो वो कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपको स्कोर करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि हम कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं तो सबसे पहले उसका हम सिलेक्शन कैसे करें, और साथ ही साथ उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करें लास्ट 1 मंथ में। ठीक, उससे ज़्यादा भी आप टाइम दे सकते हैं टेस्ट सीरीज में, लाइक 40 डेज और 45 डेज। ठीक है, उससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है, सिलेबस कवर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए आप समय बचा करके रखिए, वो भी ज़रूरी है, बट वो आप ऐसे समय पर रखिए जिसको आप जस्ट प्रिपरेशन के बाद यूज़ कर पाएँ। ठीक है, जो कि आपका एग्जामिनेशन से 1 या 1.5 मंथ पहले स्टार्ट होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। स्टेप 1 ये है कि सेलेक्ट टेस्ट सीरीज केयरफुली। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करते हैं तो किसी अच्छे कोचिंग से ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जाए, ना कि केवल पीवाईक्यू के क्वेश्चन दे दिए जाएँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है, अच्छे से सेलेक्ट करनी है, एंड देन उसके बाद डू नॉट गेट इन द ट्रैप ऑफ अटेम्प्टिंग द मल्टीपल टेस्ट सीरीज, इंस्टेड चूज ओनली वन टेस्ट सीरीज एंड सॉल्व इट कंप्लीटली। ठीक है, कोई टेस्ट सीरीज अच्छा है खराब है इसके चक्कर में यदि आप 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद वो जस्ट आपको जो है कंफ्यूजन में डालेगा। ठीक, तो कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में ही जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, देन स्टार्टिंग में ही आप कोशिश करिए कि कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और मल्टीपल टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के ट्रैप में ना पढ़ करके आप कोशिश करिए कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो, हमारी जो मिस्टेक्स है वो इम्प्रूव, उससे मैं कैसे निकल सकूं उस पर फोकस करिए। ठीक, एंड देन उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है उसको कंप्लीट सॉल्व करिए। ठीक, कंप्लीट का मतलब ये हो गया कि यदि फुल लेंथ टेस्ट यदि आप सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट कोशिश करिए कि यदि जहाँ से भी लेते हैं मुझे लगता है कि 8 या 10 होते हैं, तो 8 या 10 यदि टेस्ट सीरीज आप देते हैं लगभग 30 से 35 दिन के बीच में, देन ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आफ्टर अटेम्प्टिंग द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, एनालाइज योर मिस्टेक एंड एक्सेप्ट इट पॉजिटिवली। ठीक है, जब भी कोई आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसमें यदि आपने पहला पेपर दिया तो अपने मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक है, और उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज देते हैं उसके साथ साथ आप रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तो अपने जो भी मिस्टेक्स हैं उसको आप हटा पाओगे। ठीक, यदि आप नेगेटिव सोचते हो देन उसके बाद आपका मन जो है वो टेस्ट सीरीज में भी नहीं लगेगा, रिवीजन में भी नहीं लगेगा। आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या चीजें बेटर हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मिस्टेक कैन बी ए वेरियस टाइप, लाइक रॉन्ग अप्रोच। ठीक है, अब जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, यदि आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें कौन कौन से मिस्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस से बता रहा हूँ, वो ये हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, और हड़बड़ी में उसका जो अप्रोच है वो सही आपने अप्लाई नहीं किया। ठीक, जिसके कारण आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, एंड देन उसके बाद जब आपने उसका सोल्यूशन देखा, देन आप ये कहे कि अरे ये तो चीजें मैंने पढ़ी हुई थी। ठीक, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ ऑप्शन ड्यू टू पैनिक। आपने अप्रोच तो सही लगाया, बट ओवर कॉन्फिडेंस या ये कहें कि जल्दीबाजी के कारण आपने बी ऑप्शन जो सही था उसकी जगह पर सी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। ठीक, तो ये चीजों पर भी ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा टाइम आपको किसी भी क्वेश्चन पर नहीं देना है। ठीक, हाँ, एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स कर लेना है
कि हम इतना टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर आदमी का पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। बट आपको करना उसी 3 घंटे में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिवाइड कर लीजिए कि एक क्वेश्चन पर हमें कितना देना है, हमने हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से है, एंड देन उसके बाद हमें किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना है, ठीक। ये स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट यदि बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब फर्स्ट टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया, देन आप नेक्स्ट टेस्ट यानी कि सेकंड टेस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज पर आप कैसे बढ़ेंगे, ठीक। देन इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, सॉल्व अगेन प्रीवियस टेस्ट पेपर ऑफ टेस्ट सीरीज। जो भी आपने टेस्ट सीरीज यहाँ पर दिया पहला, उसमें जो भी आपने मिस्टेक्स देखे, ठीक है, ये चीजें हैं, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो रही है, उसी पेपर को, ठीक है, उसी पेपर को, रिवीजन तो साथ में आपका चल ही रहा है, उसी पेपर को 2 दिन बाद आप फिर से दीजिए, ठीक। आप फिर से दीजिए एंड देन उसके बाद उस टेस्ट पेपर का सोल्यूशन आप मैच करिए, ठीक। दूसरे दिन आपका ये चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। एंड देन उसके बाद ये चीज कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे टेस्ट पर पढ़िए, ठीक है। तो वो चीजें यदि आप 8 से 10 बार करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी इंप्रूव होगी, एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट और जो पैनिक सिचुएशन है और जो अप्रोच है वो, उसकी आदत आपकी ठीक ठाक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगी आप में, ठीक। तो उससे जो मार्क्स कट रहे हैं एटलीस्ट वो तो नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इन चीजों पर आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक। एंड देन ट्राई टू सॉल्व 8 to 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इन दिस इंटरवल, ठीक। तो जो भी आपके पास समय बचता है रिवीजन का, जैसा मैंने कहा कि 10 से 15 नवंबर के बाद आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट है, तो कोशिश करिए कि जब भी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद 40 से 45 दिन का समय बचता है, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रक्शंस एंड प्रायोरिटाइज योर एग्जाम। यदि हम बात करें लास्ट 1 मंथ में, ठीक है, जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है, फॉर एग्जांपल यदि आप लेकर के चल दीजिए कि 20 दिसंबर को यदि आपका एग्जाम है, ठीक। तो आप कोशिश करिए कि 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर या 15 नवंबर, जितना पहले अपने आप को सेटल आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो भी चांसेस है वो बढ़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से इन्वॉल्व करना है तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर यदि बताऊं, देन ट्राई टू अवॉइड सोशल साइट्स एटलीस्ट फॉर लास्ट मंथ, ठीक है। तो लास्ट मंथ में आप यदि कोशिश करिए कि कोई भी सोशल साइट्स हो उसको अवॉइड करिए, ठीक है, बिकॉज उस 1 मंथ के कारण आपका आगे आने वाला कई महीना बहुत बेटर हो सकता है, ठीक। तो वो 1 महीने आप कोशिश करिए कि किसी भी सोशल साइट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना होइए, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन हो वो देख लीजिए, लाइक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन केवल, अनऑफिशियल नहीं। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि कब हमारा सिटी इंटीमेशन आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, शेड्यूल कब आया एग्जामिनेशन का, तो ये चीज़ें आप केवल ऑफिशियल फॉलो करिए, माइंड को एकदम स्टेबल रखिए, ठीक। केवल आप प्रायोरिटी दीजिए अपने एग्जाम को, माइंड को, अपने आप मन को ये कंट्रोल में रखिए कि हमें एग्जामिनेशन देना है और हम अच्छा करेंगे आने वाले एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट है अवॉइड योर इन्वॉल्वमेंट इन एनी फैमिली एंड फ्रेंड डिस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऑब्वियस है, ये बहुत नेचुरल चीज़ है कि फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी तरीके कोई डिस्ट्रक्शंस आ सकते हैं, ठीक है। आपका जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आना लाजमी है, ठीक। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए, ठीक। देखिए कंप्लीट तो नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ आएगा ही, तो उसको आपको क्या करना है, सहना है, ठीक है। उसको सहना है और सह करके जस्ट उसको अवॉइड करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। उसमें यदि आप इन्वॉल्व होंगे देन आपका माइंड जो है वो इधर उधर की बातें सोचेगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो होती है उस पर प्रभाव पड़ सकता है, और बाई चांस यदि आप इन्वॉल्व हो भी गए देन उसके बाद अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात करें, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर स्लीपिंग शेड्यूल। देखिए सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप बात करें लास्ट 1 मंथ की, ठीक है, तो उसमें आप अपने सोने का पूरा शेड्यूल बना लीजिए, एटलीस्ट 7 आवर्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, या 8 आवर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मत सोइए, ठीक है। 7 से 8 घंटा यदि सोते हैं ये पर्याप्त है, ठीक है। और उसके बाद आप इतना अच्छा मेहनत करिए कि जो आपका स्लीपिंग शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बिकॉज ये जो स्लीपिंग शेड्यूल है ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है। यदि आप जब तक जगे हैं तब तक यदि अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज़ें आप फॉलो कर रहे हैं, देन आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, डू नॉट पैनिक इन एनी स्टेज ऑफ योर लास्ट मंथ प्रिपरेशन, ठीक है।
पैनिक नहीं होना है, ठीक है, कि एग्जामिनेशन कहीं पोस्टपोन ना हो जाए, ठीक है, या किसी तरीके कोई डिले ना हो जाए, एडमिट कार्ड में क्यों डिले हो रहा है, ठीक है। सब चीज़ें जो हैं वो जग जाहिर है कि 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, 3 दिन 4 दिन पहले जस्ट सिटी इंटीमेशन आएगा, एग्जामिनेशन टल भी जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टलने से कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम से मतलब है। यदि 1 महीना बाद फिर से हमको समय मिलता है, देन उसके बाद फिर से हमारे अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए कि फिर से हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और इन चीज़ों को फिर से हम फॉलो करके अपनी एग्जाम को निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज एग्जाम निकालना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक। एंड देन उसके बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। तबीयत यदि आपकी सही रहेगी, देन उसके बाद हर एक चीज़ें आपका शेड्यूल सही रहेगा। तबीयत मान लीजिए कि 1-2 दिन खराब भी हो जाता है, कोई वायरल या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, देन उसके बाद अ, आप कोशिश करिए कि फिर से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। 1 दिन आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा कम पढ़िए लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप को कोई फीवर है या कोई शरीर में दर्द है तो आप थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है, उतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो वो चीज़ें आप रहिए, दवा लीजिए और तुरंत जो है सही होकर के फिर से आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि केवल और केवल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही बिलीव करिए, ठीक। कोई भी फेक न्यूज़ रिलेटेड कोई भी डिले, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ऐसी चीज़ों पर विश्वास न करके आप अपने प्रिपरेशन पर फोकस करिए। थैंक यू एंड धन्यवाद आपको कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा। साथ ही साथ यदि हम आगे की बात करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको इन सभी एग्जाम्स लाइक CSIR नेट, गेट, जेस्ट, टाइफर और बार्क, इसके अलावा साथ ही साथ PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन की यदि बात करें तो उन सब के इंफॉर्मेशन और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी मैं डालता रहता हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी मैं PhD कर रहा हूँ, तो जो भी खाली समय होता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स से मैं अटैच्ड रहूँ। तो मैंने इस वे को जो है फॉलो किया है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, देन उसके बाद वीडियोज अपलोड करना है, तो वो सब चीज़ें भी आपको इस चैनल पर इजिली मिल जाएंगी। नेक्स्ट यदि आप CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, देन उसके बाद आपके बहुत अच्छे स्टेप्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लाइक कैसे इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है, कहाँ कहाँ के फॉर्म्स भरने हैं, कब आते हैं फॉर्म्स, ठीक। नेक्स्ट है PhD से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं, लाइक आपको रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक। यदि आप किसी प्रोफेसर के अंडर में PhD करना चाहते हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसको मेल कैसे करें, ठीक है, कि आपको PhD करना है, आपके पास CSIR नेट गेट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे आने वाले फ्यूचर में कि और क्या क्या करियर ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं यदि आप MSc फिजिक्स करते हैं तो। सो थैंक यू आपको ये वीडियोस देखने के लिए, और आगे जो भी मुझसे हेल्प हो पाएगा वो हम आपकी करेंगे। थैंक यू।